इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। त्रिशा के वहाँ से जाने के बाद जानकी जी रोते हुए सुमत जी से कहती हैं, जानकी जी, माँ जी, वैसे तो आप कह रही थी कि त्रिशा आपके लिए बहुत मायने रखती है, फिर आपने उसे घर से जाने के लिए क्यों कह दिया? वो तो अभी बच्ची है, उसे भले बुरे की समझ नहीं है, पर आपने तो दुनिया देखी है ना, फिर भी इतना कठोर फैसला क्यों लिया आपने? सुमत देवी, बहू, आज तक मेरे किसी भी फैसले के कारण हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ है? नहीं ना, तो फिर तूने अब कैसे सोच लिया कि अब कुछ बुरा होगा? जानती हूँ कि त्रिशा अभी बच्ची है, पर हम बच्चों की हर गलती को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। मैंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और इसलिए मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी। इतना कहकर सुमत जी अपने कमरे में चली जाती हैं और पीछे से रोहित जी, जानकी जी और रमन वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। इस समय सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। उधर त्रिशा ने अपने घर के से निकलने के बाद अमित को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन उठाया नहीं। त्रिशा का आज अमित से बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो उसके घर की तरफ चल दी। ऐसा करने में उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं अमित कैसे व्यवहार करेगा, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे ही त्रिशा अमित के घर के बाहर पहुंची तो वहां लटक रहे बड़े से ताले को देखकर हैरान रह गई। घर के बाहर की हालत देखकर भी पता चल रहा था कि ये घर काफ़ी समय से खाली पड़ा है। जब त्रिशा ने आसपास के लोगों से अमित के परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सब इस घर को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, पर किसी को भी नहीं पता था कि वो गए कहाँ हैं। त्रिशा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए उसने फिर से अमित को फ़ोन किया और इस बार उसका फ़ोन उठाया तानिया ने। जैसे ही त्रिशा ने अमित के फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, त्रिशा, हेलो, तुम कौन हो? ये अमित का नंबर है ना? तानिया, हाँ, ये अमित का ही नंबर है, पर तुम उसे बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो? त्रिशा, ये सब मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि अमित का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। आखिर हो कौन तुम? तानिया हंसते हुए, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? चलो बता ही देती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। तो सुनो, मैं अमित की पत्नी तानिया हूँ। त्रिशा लड़खड़ाती आवाज़ में, क्या कहा तुमने? अमित की पत्नी? तानिया हंसते हुए, तुम्हारी जुबान तो ऐसे लड़खड़ा रही है जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। आज के अखबार उठाकर देख लो, हर अखबार में हमारी शादी की तस्वीर और खबर लगी है। त्रिशा रोते हुए, ये नहीं हो सकता, अमित तो मुझसे प्यार करता है और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। तानिया हंसते हुए, क्या यार, तुम भी ना? उसने कहा और तुमने मान भी लिया, जबकि सच तो ये है कि वो मुझसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ तो वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए था। मैं भी धन दौलत के मामले में तुमसे कम नहीं हूँ और उसने मुझे चुन लिया। त्रिशा, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो ना? तानिया, अब भाई सच तो यही है, तुम्हें नहीं मानना है या नहीं, तुम देखो। हाँ, वैसे एक बात और है जिससे शायद तुम्हें यकीन हो जाए। याद है उदयपुर में तुम जब अमित को ज़बरदस्ती अपने साथ घुमाने ले गई थी, पर उस दिन उसने मुझसे मिलना था, इसलिए उसने तुम्हारे जूस में शराब मिलाकर पिला दी थी। शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि उसके लिए कौन ज़रूरी है। त्रिशा, इसका मतलब सच में वो सब अमित ने ही किया था? तानिया, चलो अब तुम अपना दुख मनाओ और मैं अपनी नई नई शादी की खुशियाँ मनाती हूँ। इतना कहकर तानिया फ़ोन रख देती है और त्रिशा वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लग जाती है और खुद से कहती है, त्रिशा, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसे घटिया इंसान पर भरोसा
करके मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। दादी सही कहती थी कि वो लड़का तेरे साथ सिर्फ तेरी दौलत के लिए है, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। अब मैं क्या करूं? हाँ, घर वापस चली जाती हूँ। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे माफ़ कर देंगे, पर उस अमित को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जितना उससे प्यार किया है, अब उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत मैं उससे करती हूँ। ये सब सोचते सोचते तृषा अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। जैसे वो दरवाजे पर पहुँचती है तो वहाँ काम करने वाली सुधा उसे देखती है और खुशी के मारे आवाज़ देकर सबको वहाँ बुला लेती है। सब मायूस से होकर वहाँ आते हैं और जैसे ही दरवाजे पर तृषा को खड़े देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और भागकर उसके पास जाने लगते हैं कि तभी पीछे से सुमति जी की रौबदार आवाज़ आती है। सुमति देवी, खबरदार, जो किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अगर किसी ने ऐसा किया तो इस घर के दरवाजे उसके लिए भी बंद हो जाएंगे। तृषा रोते हुए घर के अंदर कदम बढ़ाते हुए, दादी, मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, पर कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सुमति देवी उसे बाहर ही रुकने का इशारा करते हुए, ठीक है, मैं तुझे माफ़ कर दूंगी, पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तृषा, जी दादी, पूछिए। सुमति देवी, उस लड़के को तो खुद छोड़कर आई है या उसने तुझे छोड़ा है? रमन, दादी, क्या फ़र्क पड़ता है कि किसने छोड़ा है? हमारी तृषा घर वापस आ गई है ना, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सुमति देवी, मैंने तुम सबको कितनी बार बोला है कि हम दोनों के बीच मत बोला करो। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? फिर तृषा की ओर देखते हुए, बोल तृषा, तूने उसे छोड़ा है या उसने तुझे? तृषा अपनी आंखें नीची करके उसने। सुमति देवी, मतलब अगर वह तुम्हें ना छोड़ता तो तुम यहाँ वापस नहीं आती है ना? अब जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें लगा कि मेरे परिवार वाले तो बेवकूफ़ हैं ही, जो मुझे फिर से अपना लेंगे, तो चली आई वापस। पर यह सब मजाक की बात नहीं है और ना ही अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह है। तृषा रोते हुए, दादी, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी? सुमति देवी, ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। फिर सुधा को आवाज़ देते हुए, सुधा, बाहर का दरवाज़ा बंद कर दे और हाँ, ऐसे ही बाहर वालों के लिए दरवाज़ा मत खोला कर, पहले देख लिया कर कि वो कैसे लोग हैं। सुमति जी की बात सुनकर भी सुधा अपनी जगह से नहीं हिलती, तो सुमति जी खुद ही दरवाज़ा बंद कर देती हैं। तृषा दरवाजे को पीटते हुए रो रो कर उनसे माफ़ी मांगती हैं, पर सुमति जी दरवाज़ा नहीं खोलती। सुमति जी का ऐसा फैसला घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, तो रोहित जी उनसे कहते हैं, रोहित जी, माफ़ कीजिएगा माँ कि मैं आपके फ़ैसले पर उंगली उठा रहा हूँ, पर ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। बच्ची है वो, हो गई उससे गलती, पर माँ, किसी को प्यार करना गलत तो नहीं है ना? अब अगर वो लड़का सही नहीं निकला तो इसमें उसकी क्या गलती? सुमति देवी अपने आंसू पोंछते हुए, जानती हूँ कि किसी को प्यार करना गलत नहीं है, पर तृषा ने उस लड़के पर जो इतना आंख मूंद कर भरोसा किया है, क्या उसके लिए बिना कुछ सोचे समझे अपना घर छोड़ तक दिया? वो तो गलत है ना? भगवान ना करे अगर वो लड़का उसके साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता, तो इससे ज़्यादा विस्तार से मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर रोज़ ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं। रोहित जी, मैं आपकी बात समझता हूँ माँ, पर अब हमने भी तो उसे घर से निकाल दिया है ना? अगर ऐसे में उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? सुमति देवी, किसने कहा कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है? उसे उसकी गलती का अच्छे से एहसास करवाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। वो अगर 2 दिन इस अफसोस के साथ घर से बाहर रहेगी तो उसे अच्छे से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। रोहित जी, पर माँ, अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो? सुमति देवी हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी कमज़ोर है? अरे वो तो दूसरे को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दे, ऐसी है। फिर रमन की ओर देखते हुए, रमन, कुछ आदमियों को तृषा के पीछे लगा दो ताकि वो हर पल की खबर हमें देते रहें। और हाँ, तृषा को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सब सुमति देवी का पूरा प्लान जानकर हैरान रह जाते हैं, पर अब सबको इस बात की तसल्ली भी होती है कि
सब सिर्फ तृषा की भलाई के लिए ही किया गया है। उधर तृषा इतनी परेशान थी कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसलिए उसने अपने इस दुख से उभरने के लिए सहारा लिया शराब का। उसने एक शराब की बोतल खरीदी और रास्ते में चलते चलते ही शराब पीने लगी। रास्ते में आते आते लोग उसे ऐसे करते देख तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर में तृषा शराब के नशे में चूर हो गई और जाकर एक सड़क के बीचों बीच बैठ गई, जिस वजह से वहाँ से आते जाते लोग उसे देखने लगे और रास्ता जाम हो गया। लोगों ने उसे वहाँ से उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी जगह से नहीं हिले। रमन द्वारा तृषा के पीछे लगाए गए आदमी भी ये सब देख रहे थे और रमन को इस बारे में बता भी रहे थे, पर रमन ने उन्हें कुछ भी करने से मना करके सिर्फ उसे उस पर नज़र रखने को कहा। और उसने तृषा की शराब पीने वाली बात अपने परिवार वालों से भी छुपा ली, ताकि फिर से तृषा के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो। उधर जब तृषा वहाँ से नहीं उठी तो एक गाड़ी में से एक हैंडसम सा लड़का उतरकर आगे आया, जो कि कबीर ही था। जब उसने इस जाम का कारण पूछा तो उसे पता चला कि कोई लड़की सड़क के बीचों बीच बैठी है। कबीर उस भीड़ से निकलते हुए आगे आया और वहाँ तृषा को बैठे देख वो उसे पहचान गया। उसने अपना माथा पीट लिया, फिर वो उसके पास गया और उससे कहने लगा, कबीर, तुम कोई बेवड़ियों की रानी हो क्या, जो जब देखो बेवड़ी बनकर सड़क पर ही मिलती हो। तृषा उसे पहचानती, अरे तुम तो वही हैंडसम खड़ूस हो ना। कबीर, शुक्र है कि नशे में तो तुम्हें याद है कि तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो, पर एक बात बताओ कि तुम आज फिर से क्यों बेवड़ी बनकर घूम रही हो। तुम्हारे हाथ में पकड़ी ये शराब की बोतल बता रही कि आज तो तुम्हारे उस सोना बाबू ने भी तुम्हें ये नहीं पिलाई। तृषा गुस्से से, उस घटिया एहसान फरामोश का नाम मत लो। कबीर हंसते, अरे बाप रे, अरे ऐसा क्या कर दिया उसने जो वो सोना बाबू से एहसान फरामोश बन गया। तृषा रोते हुए, उस बड़े से शैतान ने किसी और से शादी करके मेरे छोटे से दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कबीर पैर पकड़कर हंसते हुए, पेट पकड़कर हंसते हुए, क्या यार तुम भी ना, इतनी गंभीर बात को भी तुम इस अंदाज में बता रही हो कि मुझे अफसोस की जगह हंसी आ रही है। तृषा उसे घूरते, यहाँ मैं बेचारी इतनी परेशान हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। उसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए तृषा कबीर को ही अमित समझकर उसका गला पकड़ लेती है, तो कबीर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, कबीर, अरे जिसने गलती की है उसका गला पकड़ना, तुम मुझे क्यों परलोक भेजने की तैयारी कर रही हो। एक तो पता नहीं बार बार मैं ही इससे क्यों टकरा जाता हूँ, और वो भी इसकी ऐसी हालत में। पर अब कर भी क्या सकता हूँ, इसे ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। तृषा उसका गला छोड़ते हुए, हाँ सच, तुम तो हैंडसम खड़ूस हो ना। मुझे लगा कि वो शैतान है तो मैंने तुम्हारा ही गला पकड़ लिया, पर मज़ा बहुत आया उसका गला पकड़ने में। हाँ हाँ। कबीर खुद से ही, इससे पहले कि इसके कारण और कोई दिक्कत हो, मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। पर इसे लेकर जाऊँ कहाँ, इसकी ऐसी हालत में इसे अपने घर भी तो नहीं ले जा सकता। क्या करूँ अब। फिर कबीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तृषा को एक होटल में ले जाने की सोचता है। इसलिए वो मैनेजर को फ़ोन करके उसके लिए एक कमरा बुक करवा देता है और फिर तृषा को अपने साथ ले जाने लगता है। पर तृषा जाने से मना कर देती है। कुछ सोचने के बाद कबीर उससे कहता है, कबीर, तुम अपने उस सोना बाबू को सबक सिखाना चाहती हो ना। तृषा उसे घूरते हुए, सोना बाबू नहीं, शैतान बोलो। कबीर अपना माथा पीटते, ये लड़की भी ना कभी इस बात के लिए लड़ती है कि उसे सोना बाबू बोलो, और अब इस बात के लिए लड़ रही है कि उसे शैतान बोलो। नशा उतरने के बाद पता नहीं किस बात के लिए लड़ेगी। तृषा उसके आगे चुटकी बजाते, ओ हैंडसम खड़ूस, कहाँ खो गए। कबीर, नहीं, कहीं नहीं। अच्छा बताओ, तुम उस शैतान से बदला लेना चाहती हो ना। तृषा, हाँ। कबीर, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर फिलहाल तुम मेरे साथ चलो।
क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। कबीर की बात सुनकर जब तृषा अपने चारों तरफ देखती है तो वहाँ लोगों की भीड़ देखकर वो भी कबीर के साथ चली जाती है। कबीर उसे होटल में ले जाता है और उसे कमरे में सुलाने के बाद खुद बाहर आ जाता है। कबीर खुद के लिए दूसरा कमरा बुक कर लेता है और उसमें बैठकर तृषा के उठने का इंतज़ार करने लगता है। उसने आज की सारी मीटिंग भी रद्द कर दी थी क्योंकि वो तृषा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कमरे में बैठे हुए उसे तृषा की कही हुई बातें याद आ रही थी कि उसके उस सोना बाबू ने किसी और से शादी कर ली और दूसरी तरफ उसे खुद के दादा जी की भी शर्त याद आ रही थी। सब कुछ याद करते करते उसने अपने मन में एक विचार किया और इस बारे में अपनी कोई भी राय कायम करने से पहले तृषा का नशा उतरने का इंतजार करने लगा। शाम तक भी तृषा नहीं उठी तो कबीर खुद ही उसके कमरे की तरफ बढ़ गया और जाकर सोफे पर बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद तृषा ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक कमरे में देखकर हैरान रह गई। वो झट से उठकर बेड पर बैठ गई और जैसे ही उसने सोफे पर बैठे कबीर को देखकर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला तो कबीर ने जल्दी से अपने मोबाइल में एक वीडियो चला दी। वीडियो देखते हुए तृषा कबीर की तरफ घूर कर देखने लगी तो कबीर ने उससे कहा, कबीर पिछली बार तो मेरे कान के पर्दे फटने से बच गए, पर इस बार मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने पहले तुम्हारी वीडियो बना ली थी जब तुम बेवड़ी बनकर घूम रही थी। पूरी वीडियो देखने के बाद तृषा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कबीर जैसे अनजान लड़के के आगे अपने सारे राज उगल दिए। अब उसने कबीर के आगे अपनी इज्जत का कबाड़ा तो कर ही लिया था, पर फिर भी उसने खुद को महान साबित करने की कोशिश करते हुए उससे कहा, तृषा मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं नशे में होती हो तो तुम वहाँ कैसे पहुँच जाते हो, जबकि अब तो शहर भी दूसरा है। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे ना? कबीर चिढ़ते हुए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा करूं। ऐसे तो मैं भी तुम्हें बोल सकता हूं कि यहाँ भी मैं होता हूँ, वहाँ तुम बेवड़ी बनकर कैसे पहुँच जाती हो। तृषा मैं तो नहीं आती तुम्हारे पीछे। उदयपुर तो हमारा कॉलेज का टूर था तो मैं वहाँ थी और यहाँ मेरा घर है, पर तुम दोनों जगह कैसे? कबीर मेरा भी यहाँ घर है और उदयपुर में मैं अपनी मीटिंग के लिए गया था। तृषा मतलब हम दोनों में से कोई भी किसी का पीछा नहीं कर रहा। कबीर अब अगर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों तो अब ये भी बता दो कि तुम कौन हो और तुम्हारा वो सोना बाबू कौन है और उसने किससे शादी की है। तृषा उसे घूरते हुए, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी? कबीर क्योंकि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें घर से निकाल ही दिया तो तुम्हें किसी से तो मदद लेनी ही पड़ेगी ना। तो अब जल्दी से बताओ अपनी पूरी कहानी। तृषा को भी कबीर की बात सही लगती है तो वो उसे अपने और अमित के नाम से लेकर उसकी किसी और से शादी होने तक की सारी बातें बता देती है। पूरी बात जानने के बाद कबीर उससे कहता है, कबीर समझो तुम्हारा काम हो गया। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत भी हमें मिलवाना चाहती है क्योंकि हम दोनों की ही समस्या का समाधान एक दूसरे के पास है। तृषा सवालिया नज़रों से, मतलब कबीर मतलब ये कि तुम अपने उस सोना बाबू मेरा मतलब अमित को बर्बाद करना चाहती हो जो कि मेरे बाएं हाथ का खेल है। तृषा कैसे? कबीर शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कबीर गुप्ता हूँ। तृषा उसकी बात बीच में ही काटते हुए, कबीर गुप्ता जो इस शहर के नंबर 1 कंपनी गुप्ता कारपोरेशन का CEO है। कबीर मुस्कुराते, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। तृषा पर तुम मेरी मदद क्यों करोगे? कबीर मुस्कुराते हुए, क्योंकि बदले में तुम मेरी मदद करोगी। तृषा हैरानी से, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कबीर उसे अपने दादाजी की शर्त वाली पूरी बात बता देता है। पूरी बात सुनने के बाद तृषा उससे कहती है, तृषा अच्छा मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं? कबीर अपनी नज़रें घुमाते हुए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे बारे में जानने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मुझे लड़कियों की कमी होगी? तृषा तो फिर दिक्कत क्या है? कर लो शादी। कबीर वही तो दिक्कत है, मैं शादी करना नहीं चाहता तो मुझे
ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ शादी तो करे पर वो मेरी पत्नी ना बने। तृषा हंसते, वैसी कौन सी लड़की होगी? कबीर हल्के से मुस्कुराते हुए, तुम? तृषा हैरानी से बेड से उछलते हुए, क्या? कबीर हंसते हुए, अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई असली शादी करने के लिए नहीं कह रहा। हम सिर्फ डील वाली शादी करेंगे जिसमें मैं तुम्हारे लिए उस अमित को बर्बाद करूँगा और तुम मुझे मेरी जायदाद खोने से बचाओगी। कुछ महीनों तक हम दुनिया को दिखाने के लिए साथ रहेंगे और फिर तलाक लेकर अलग हो जाएंगे, जिससे किसी को कोई शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें अमित को बर्बाद होते देखना है या नहीं। तृषा कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, मुझे मंजूर है। कबीर मुस्कुराते हुए, ये हुई ना बात, तो चलो फिर इस नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तृषा हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो दोनों उस होटल से निकल जाते हैं। होटल से निकलने के बाद कबीर और तृषा मंदिर में जाते हैं और पंडित जी को बुलाकर पूरे विधि विधान के साथ शादी करते हुए वीडियो बनाते हैं। भले ही उनकी ये शादी डील वाली थी, पर वो नहीं चाहते थे कि बाद में उन दोनों की इस शादी पर कोई सवाल उठाए। पूरे विधि विधान के साथ शादी करने के कारण वैसे तो तृषा अब मिसेस तृषा कबीर गुप्ता बन गई थी, पर इनका ये रिश्ता आखिर कब तक टिकेगा ये तो भगवान ही जाने। शादी करने के बाद कबीर तृषा को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। उधर रमन के आदमियों ने जब तृषा की शादी की बात उसको बताई तो वो हड़बड़ाया हुआ सा अपने मम्मी पापा और दादी के पास गया और उन्हें भी तृषा की शादी की बात बता दी। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। सुमति जी अपना माथा पीटते हुए कहने लगी, सुमति देवी, इस लड़की के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? पहले शादी करने के लिए घर से भागी और फिर ये कहती हुई वापस आ गई कि उस लड़के ने धोखा दे दिया। अगर उस लड़के ने धोखा दिया है तो फिर आखिर इतनी जल्दी उसे दूसरा लड़का कहाँ से मिल गया? रमन किससे शादी की है? तृषा ने। रमन, दादी ये तो अभी पता नहीं चला, पर जो भी है काफ़ी अमीर है। मेरे आदमी गए हैं उनके पीछे, कुछ देर में पता चल जाएगा कि आखिर वो लड़का कौन है। जानकी जी अपना सिर पकड़कर रोते हुए, ये सब आखिर हो क्या रहा है? पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई है। रोहित जी उन्हें चुप करवाते हुए, जानकी तुम संभाल लो खुद को, जो होना था वो हो गया। अब बस दुआ करो कि उसने जिससे भी शादी की है वो भला लड़का हो। कुछ ही देर में जब कबीर और तृषा गुप्ता मैंसन के बाहर पहुँचे जाते हैं तो तृषा कबीर से कहती है, तृषा मैंने तुमसे शादी तो कर ली, पर अब मुझे ये सोच कर डर लग रहा है कि क्या तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? कबीर हंसते हुए, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे तुमने सच में मेरे घर वालों का दिल जीतना है। ये शादी सिर्फ एक डील है और इसमें तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे तुम्हारी जगह इस घर में बना पाता हूँ। कबीर की बात सुनकर तृषा हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर कबीर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। जैसे ही हॉल में बैठे कबीर के मम्मी पापा की नज़र वरमाला पहने दरवाजे पर खड़ी कबीर पर पड़ती है तो जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो दोनों अपनी जगह से उठते हैं और भागकर दरवाजे पर आते हैं। कबीर की मम्मी राखी जी हैरानी से उसे पूछती हैं, राखी जी ये सब क्या है? कबीर तुमने ये वरमाला क्यों पहनी है? कबीर, अब जब शादी की है तो वरमाला तो पहननी ही थी ना। शैलेश जी हैरानी से, तूने शादी कब की और किससे? कबीर तृषा को दरवाजे के पीछे से आगे लाते हुए से शैलेश जी और राखी जी एक साथ हैरानी से, तृषा तुम? जैसे ही कबीर और तृषा उनके मुंह से तृषा का नाम सुनते हैं तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। कबीर हैरानी से उन दोनों से पूछता है, कबीर मम्मी पापा आप दोनों तृषा को जानते हैं? राखी जी, हाँ इसके साथ ही तो तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। पर ये शब्द क्या है? तुम दोनों ने ऐसे शादी क्यों कर ली? कबीर बात को संभालने के लिए झूठ बोलते हुए, वो हम दोनों को नहीं पता था कि आप हम दोनों की ही शादी की बात कर रही हो और हम दोनों ने एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे और अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसे जल्दबाजी में शादी कर ली।
शैलेश जी, लो कर लो बात। यहाँ हम त्रिशा के हाँ बोलने का इंतज़ार कर रहे थे और ये दोनों तो हमारी सोच से पहले ही आगे निकले। हाँ। फिर राखी जी की ओर देखते हुए, राखी, तुम बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो, क्योंकि शादी जैसे मर्जी हुई हो पर हमारी पसंद की लड़की है, हमारी बहू बनकर आई है। मैं अभी समधी जी को भी ये खुशखबरी सुना देता हूँ। राखी जी मुस्कुराते, जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी सारी तैयारियां करती हूँ। कबीर और त्रिशा, तब तक तुम दोनों बाहर बगीचे में बैठकर इंतज़ार करो। मैं सारी तैयारियां करने के बाद तुम दोनों को बुला लूँगी। कबीर और त्रिशा हाँ में अपना सिर हिलाकर बगीचे में चले जाते हैं। बगीचे में जाकर त्रिशा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और कबीर से कहती है, त्रिशा ये सब क्या झोल हो गया, और तुमने झूठ क्यों बोला कि हम पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। कबीर, तो और क्या, सच बोल देता कि ये शादी हमने सिर्फ डील के लिए की है। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे रिश्ते की बात चलने के कारण हमें उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने आसानी से तुम्हें अपनी बहू मान लिया। इसके साथ एक फ़ायदा ये भी हो गया कि अब तुम्हें तुम्हारा परिवार भी वापस मिल जाएगा। त्रिशा को भी कबीर की बात सही लगती है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहती। दोनों के बीच ही गहरी शांति पसर जाती है। उधर रमन के आदमियों से पहले रोहित जी को शैलेश जी का फ़ोन आ जाता है। अब चूँकि रोहित जी को सारी सच्चाई पता नहीं थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या कहेंगे, पर फ़ोन उठाना भी तो ज़रूरी था, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उनके फ़ोन उठाते ही शैलेश जी खुश होते हुए कहा, शैलेश जी बधाई हो रोहित जी, हम समधी बन गए। रोहित जी हैरान होते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं शैलेश जी, जानता हूँ कि अभी तक आपको ये बात पता नहीं होगी क्योंकि बच्चों ने भागकर जो शादी की है, हमें भी अभी पता चला जब कबीर और त्रिशा शादी करके घर आए। रोहित जी हैरानी से आके बड़ी करके, क्या कहा आपने, कबीर और त्रिशा, मतलब त्रिशा ने कबीर से शादी की है। शैलेश जी हंसते हुए, जी दोनों कह रहे थे कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब उन पर शादी के लिए दबाव बनाया जाने लगा तो उन्होंने एक दूसरे से अलग होने के डर से ही ऐसे शादी कर ली। पूरी बात जानने के बाद रोहित जी के साथ साथ बाकी के परिवार वाले भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी रोहित जी की बातों से सब पता लग गया था कि शैलेश जी और रोहित जी ने कुछ देर बातें की और फिर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही जानकी जी ने उत्सुकतावश रोहित जी से पूछा, जानकी जी ये क्या कह रहे थे शैलेश भाई साहब, कबीर और त्रिशा की शादी। रोहित जी, हाँ जानकी, हमारी त्रिशा ने कबीर से ही शादी की है। त्रिशा जिस लड़के से प्यार करती वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही है। सुमति देवी हैरानी से, क्या, पर वो तो कह रही थी कि वो एक गरीब परिवार का लड़का है, जबकि कबीर से ज़्यादा पैसे वाला तो हमारे शहर में दूसरा कोई और हो ही नहीं। आखिर ये सब चल क्या रहा है, त्रिशा ने हमसे झूठ क्यों बोला। रमन दादी, ये सब तो हमें त्रिशा ही बता सकती है। जब भी हमें मौका मिला हम त्रिशा से इस बारे में बात करेंगे। सबके पास इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, पर सबको इस बात की खुशी थी कि त्रिशा ने उसी लड़के से शादी की जिसे उन्होंने पसंद किया था। उधर त्रिशा के गृह प्रवेश की तैयारी होने के बाद कबीर और त्रिशा को अंदर बुला लिया गया। पहले राखी जी ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर त्रिशा का गृह प्रवेश करवाया। इसके बाद राखी जी त्रिशा और कबीर को घर में बने मंदिर में ले गई ताकि नवविवाहित जोड़े को भगवान का आशीर्वाद मिल सके। इन सब में रात हो गई थी तो सब ने मिलकर खाना खाया और फिर राखी जी त्रिशा को उसके कमरे में छोड़ आई और उसे आराम करने का कहकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद कबीर भी कमरे में आया तो त्रिशा उसे घूरते हुए पूछने लगी, त्रिशा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कबीर, भूलो मत, तुम यहाँ मेरी पत्नी बनकर आई हो और इसलिए हमें एक ही कमरे में रहना होगा। त्रिशा, पर मैं ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकती। कबीर, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। त्रिशा, ठीक है तो फिर तुम जाकर सोफे पर सो जाओ और मैं बेड पर सो जाऊंगी। कबीर बेड पर बैठते, ओ हेलो मैडम, ये मेरा कमरा है तो यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, इसलिए मैं सोऊंगा बेड पर और तुम सोओगे सोफे पर। त्रिशा अपनी कमर पर हाथ रखकर
तुम में शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या, जो तुम एक बेचारे लड़के को सोफे पर सोने के लिए कह रहे हो। कबीर बेड पर लेटते हुए, ना, इस मामले में मैंने सारी शर्म बेच दी है। और वैसे अगर तुम चाहो तो बेड का एक किनारा खाली ही है, तो तुम वहाँ सो सकती हो। बस मेरी तरफ आने की कोशिश मत करना। त्रिशा उससे घूरते हुए, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी तरफ आने का, पता नहीं खुद को समझते क्या हो तुम। अभी उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब त्रिशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने राखी जी हाथों में कपड़े लिए खड़ी थी। उन कपड़ों को त्रिशा के हाथों में देते हुए राखी जी उससे बोली, राखी जी बेटा, जिन परिस्थितियों में तुम्हारी शादी हुई है, मैं जानती हूँ कि तुम अपने साथ कपड़े नहीं लाई, तो मैंने अभी के लिए तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवा दिए हैं, जिसमें से कुछ नाइट सूट भी हैं, तो तुम इसे पहन लेना ताकि रात को सोने में दिक्कत ना हो। त्रिशा नम आँखों से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। राखी जी उसका सिर सहलाते हुए, बेटा अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं मम्मी हूँ, तो तुम आज से मुझे मम्मी और शैलेश जी को अपने पापा बोलना। चलो अब तुम आराम करो, कल बात करते हैं। त्रिशा मुस्कुराते हुए, जी ठीक है मम्मी। राखी जी के वहाँ से जाने के बाद त्रिशा भी अपने कमरे में वापस चली जाती है तो देखती है कि कबीर बेड पर ही सो गया था। त्रिशा धीरे धीरे उसकी तरफ जाती है और देखने लगती है वो सच में सोया है भी है या नहीं। अभी त्रिशा उससे देख ही रही थी कि कबीर बंद आंखों से ही मुस्कुराते हुए उससे कहता है, कबीर माना कि मैं हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहो। त्रिशा झेपते हुए, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें घूरने का, मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच में सो गए या बेड पर सोने के लिए नाटक कर रहे हो। और देखो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि तुम नाटक कर रहे हो। अब चलो जल्दी से उठो और सोफे पर जाओ। कबीर आंखें खोलते हुए, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं बेड पर ही सोऊंगा। त्रिशा, पर मुझे सोफे पर नींद नहीं आती। कबीर अपनी आंखें घुमाते हुए, पर मैंने कब कहा कि तुम सोफे पर सो। बेड बहुत बड़ा है, इसके दूसरे किनारे पर तुम सो सकती हो, क्योंकि मुझे बेड पर घूमने की आदत नहीं है। त्रिशा गुस्से में, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है कबीर, तो मत करो। त्रिशा अपना पैर पटकते हुए नाइट सूट लेकर बाथरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद वापस आकर बेड से तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट जाती है। उसे सोफे पर लेटे देख कबीर खुद से ही बड़बड़ाता है, कबीर कुछ ज़्यादा ही जिद्दी है ये लड़की। फिर वो लाइट बंद करता और सो जाता है। त्रिशा काफ़ी देर तक सोफे पर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। जब वो कबीर की तरफ देखती है तो वो सो चुका होता है। त्रिशा सोफे से उठती है और दबे पाँव बेड के दूसरे किनारे पर जाकर लेट जाती है और अपने मन में कहती है, त्रिशा सोफे पर तो मुझे नींद आनी नहीं थी, इसलिए बेड पर ही सो जाती हूँ और इस खड़ूस के जागने से पहले ही उठ जाऊँगी। ऐसे इरादे के साथ त्रिशा भी नींद की आगोश में चली जाती है। त्रिशा ने अपना इरादा तो बहुत मजबूत किया था कि वो कबीर को भनक भी नहीं लगने देगी कि वो बेड पर सोई है, पर कभी कभी मजबूत इरादे भी पूरे नहीं होते और त्रिशा के साथ भी यही हुआ। गहरी नींद में सोई हुई त्रिशा अपनी आदत से मजबूर बेड पर घूमती हुई कबीर की तरफ पहुंच गई और नींद में ही उसे टेडी बियर समझकर गले से लगा लिया और एक पैर भी उसके पैर पर टिका दिया। जब कबीर को कोई खुद के करीब महसूस हुआ तो उसने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली और त्रिशा को अपने इतने करीब पाकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। कुछ देर के लिए कबीर की नज़र त्रिशा के चेहरे पर ही ठहर गई और वो उसे मुस्कुराते हुए निहारने लगा, पर कुछ ही देर में जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो अपना ध्यान दूसरी तरफ करके मन में कहने लगा, कबीर ये मैं क्या कर रहा था, त्रिशा को ऐसे क्यों निहार रहा था, और ये तो सोफे पर सोई थी ना, तो यहाँ कैसे आई। इस लड़की का भी कुछ समझ नहीं आता कि कब क्या करती है। फ़िलहाल तो मुझे ही यहाँ से उठना पड़ेगा। कबीर ने वहाँ से उठने की कोशिश की, पर त्रिशा ने अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर दी, जिस कारण कबीर चाहकर भी उठ ना सका और उसे पूरी रात ऐसे ही सोना पड़ा। अगले दिन जब त्रिशा की आँख खुली तो उसने खुद को कबीर के करीब देखा तो वो जल्दी से उठकर बैठ गया और ध्यान से कबीर की तरफ देखा, ये पक्का करने के लिए कि वो अभी भी सो रहा है।
जब तृषा को यकीन हो गया कि कबीर सो रहा है तो वो खुद से ही हड़बड़ाने लगी। तृषा, बच गई तृषा। अगर कबीर की नींद खुल जाती तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता। कहाँ तो मैं उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी और कहाँ मैं खुद इसके करीब आ गई इससे पहले कि इसकी नींद खुले। जल्दी से यहाँ से उठ जा। इतना कहते हुए तृषा जल्दी से वहाँ से उठ गई और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उधर सोने का नाटक कर रहे कबीर ने भी अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगा, कबीर, ये लड़की भी ना सच में पागल ही है। जिस तरह से ये जल्दबाजी में उठकर बैठी है उसके बाद भी ये उम्मीद कर रही है कि इसके साथ वाले की नींद ना खुले। अभी तो इसका इस घर में पहला ही दिन है, आगे पता नहीं ये क्या कुछ करेगी। ये सोचते हुए कबीर उठकर बेड पर बैठ गया और तृषा के वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा ताकि बाद में वो भी नहा सके। तृषा को वॉशरूम से लगभग गए 1 घंटे हो गया था पर वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। कबीर को ऑफिस जाने में देर हो रही थी। वो उठकर वॉशरूम के दरवाजे के पास गया और उसे खटखटाते हुए तृषा से कहने लगा, कबीर, तृषा, तुम कहीं अंदर जाकर सो तो नहीं गई ना? तुम्हें वॉशरूम में घुसे 1 घंटा हो गया है, अब तो बाहर आ जाओ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। तृषा गुस्से में, तो तुम जाकर किसी दूसरे वॉशरूम में नहा लो। अब इतने बड़े घर में सिर्फ एक वॉशरूम तो होगा नहीं। कबीर, नहीं, मुझे यहीं नहाना है, तुम जल्दी से बाहर आओ। आखिर तुम ऐसा कौन सा ब्यूटी वॉथ ले रही हो जो इतना समय लग रहा है? तृषा, देखो, मेरा पहले दिमाग ख़राब हो रखा है तो तुम इसे और ज़्यादा ख़राब मत करो। अगर तुम्हें दूसरे वॉशरूम में नहीं नहाना तो मेरे बाहर आने का इंतज़ार करो। कबीर, पर तुम्हें और कितना समय लगने वाला है? तृषा चिढ़ते हुए, पूरा दिन। कबीर हैरानी से, क्या? पर क्यों तृषा? ये जो इतनी बड़ी साड़ी थमाई है मुझे, वो मुझे पहननी नहीं आती और जब तक मैं साड़ी बांध नहीं लेती तब तक बाहर आ नहीं सकती। कबीर अपना माथा पीटते, अरे तो तुम्हें कहा किसने है कि साड़ी ही पहनो? कुछ और भी तो पहन सकती हो ना। तृषा चिढ़ते हुए, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है ये इतना बड़ा थान लपेटने का। वो तो मम्मी ने कल रात मुझे सिर्फ ये साड़ियाँ और नाइट सूट ही दिए हैं। कबीर, तो तुम कल मम्मी को बता भी सकती थी कि ना कि तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती। तृषा, हाँ, ताकि पहले दिन ही मेरी इज्जत का कचरा हो जाता है ना। कबीर, हद है, इसमें इज्जत का कचरा कहाँ से होना था? ज़रूरी तो नहीं ना कि हर लड़की को साड़ी पहननी आती ही हो। तृषा, देखो, मेरा पहले ही दिमाग ख़राब है तो तुम अभी मुझे ज्ञान मत दो और जाओ यहाँ से। कबीर, जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे भरोसे तो आज क्या, मुझे लगता है मेरी सारी ज़िंदगी भी यहाँ खड़े रहकर गुजर जाएगी। रुको, मैं मम्मी को भेजता हूँ, वो तुम्हें साड़ी पहना देंगी। इससे पहले कि तृषा उससे कुछ कहते वो वहाँ से नीचे हॉल में चला आया जहाँ उसके मम्मी पापा बैठे थे। कबीर को अभी तक तैयार न हुआ देखकर शैलेश जी ने उससे पूछा, शैलेश जी, क्या बात है? पर खुदार, शादी होते ही ऑफिस को अलविदा कह दिया क्या? कबीर परेशान होते हुए, कहाँ पापा, पर आपकी बहू के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं आज ऑफिस जा पाऊँगा, इसलिए मम्मी की मदद लेने आया हूँ। राखी जी, क्या हुआ कबीर? कबीर, मम्मी, वो तृषा पिछले 1.5 घंटे से वॉशरूम में और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। राखी जी परेशान होते हैं, क्यों, क्या हो गया? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कबीर, हाँ माँ, उसकी तबीयत ठीक है, पर आपने कल उसे जो साड़ियाँ दी है वो उसे पहननी नहीं आती और इसलिए वो कब से खुद को वॉशरूम में ही बंद करके बैठी। माँ, प्लीज़ आप उसकी मदद कर दीजिए ना, वरना उसका पूरा दिन आज वहीं बीतेगा। राखी जी हंसते हुए, अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं चाहती हूँ उसकी मदद करने। इतना कहकर राखी जी उठकर तृषा के पास चली जाती हैं। वो अभी भी वॉशरूम में ही थी तो राखी जी ने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, राखी जी, बेटा, दरवाज़ा खोला, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। राखी जी की बात सुनकर तृषा को थोड़ा अजीब तो लग रहा था पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब राखी जी ने तृषा को देखा तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई क्योंकि तृषा ने पूरी साड़ी को बस ऐसे ही गोल गोल लपेट रखा था। राखी जी ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी और तृषा को सही से साड़ी पहनाई और उसे तैयार होने का कहकर नीचे चली गई।
उनके जाते ही त्रिशा ने अपना श्रृंगार किया। इतने में ही कबीर वहाँ आ गया। जैसे ही कबीर ने त्रिशा को साड़ी में और श्रृंगार किए हुए देखा तो वो बस उसे अपलक निहारता ही रह गया। जब त्रिशा की नज़र कबीर पर गई तो वो उसके पास आते आते ही उससे कहने लगी, त्रिशा क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? अच्छी नहीं लग रही क्या? त्रिशा की आवाज़ सुनकर कबीर की तंद्रा भंग हुई और वो झेप गया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, हमारी त्रिशा मैडम का पैर साड़ी में अटक गया और इससे पहले कि वो नीचे गिरती, कबीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। त्रिशा के करीब आते ही पता नहीं क्यों कबीर की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। जब से कबीर ने उसे पहली बार देखा था तब से उसे उसके लिए एक अलग ही एहसास हुआ था। शायद इसलिए ही उसने उस बेटर को भी काम से निकलवा दिया था जिसने त्रिशा को जूस में शराब मिलाई थी। कबीर तो अपना दिल त्रिशा के पास हारता ही जा रहा था, पर त्रिशा के तो अमित से धोखा खाने के बाद जैसे एहसास ही मर गए थे। इसलिए जब कबीर ने त्रिशा को गिरने से बचाया तो वो बिना किसी भाव के सीधी खड़ी हो गई और उसे धन्यवाद कहकर नीचे चली गई। कबीर भी उसके मन की मनोदशा समझ सकता था, इसलिए उसने भी उससे कुछ नहीं कहा और खुद भी तैयार होकर नीचे चला गया। जब कबीर नीचे गया तो उसके कानों में राखी जी की आवाज़ पड़ी जो त्रिशा से कह रही थी, राखी जी बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो आज का खाना तुम बनाओगी। तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना? त्रिशा मुंह नीचे करते हुए, नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। राखी जी पक्का? त्रिशा मुस्कुराते हैं, पक्का। कबीर अपने मन में, अब पता नहीं ये रसोई में कौन सी कुश्ती लड़ेगी। जब इसे खाना बनाना नहीं आता तो क्या ज़रूरत थी बोलने की, मैं सब संभाल लूँगी। लगता है आज तो व्रत ही रखना पड़ेगा। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि तब तक त्रिशा रसोई में चली गई। राखी जी ने घर में काम करने वाली कांता को भी उसकी मदद करने के लिए रसोई में भेजा, पर त्रिशा ने उसे भी बाहर भेज दिया। रसोई में जाने के बाद त्रिशा खुद में ही बड़बड़ाने लगी, त्रिशा मैंने तो बोल दिया कि मैं खाना बना लूँगी, पर मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? हाँ, पर यूट्यूब का ज़माना है तो उसकी मदद से ही कुछ बना लेती हूँ। ये सोचकर त्रिशा यूट्यूब पर अलग अलग व्यंजनों की सूची निकालती है और उसे बनाने लग जाती है। पर जिस लड़की ने कभी रसोई में कदम ही ना रखा हो, भला उसकी यूट्यूब भी क्या मदद करे। त्रिशा को तो उनके द्वारा बताए जा रहे मसालों और बाकी की सामग्री के नाम भी समझ नहीं आ रहे थे। बस वीडियो को देखते हुए जिस सामग्री की शक्ल उसके पास मौजूद चीज़ों से मिलती वहीं उठाकर डाल देती। जैसे तैसे करके उसने सब्जी और पूरियाँ बनाई और अब बारी थी मीठे की, तो उसने सोचा कि क्यों ना मीठे में हलवा ही बना दूँ। ये सोचते उसने यूट्यूब से हलवे की वीडियो निकाली और हलवा बनाने लग गई। लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद उसने सब कुछ बनाया और धीरे धीरे सारा सामान लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर चली गई और सबको खाने के लिए बुला लिया। खाने से पहले तो सबकी नज़र त्रिशा पर गई। साड़ी का पल्लू एक तरफ कमर पर डाले, बालों का जूड़ा बनाया और गालों पर लगा आटा उसे कुछ ज़्यादा ही कामकाज करने वाली लड़की दिखा रहे थे। जब त्रिशा को सबको खुद की तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो उसने कबीर से इशारों में इसकी वजह पूछी। कबीर ने भी इशारों में ही उसे सब समझा दिया कि उसने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और सबको खाना खाने के लिए बैठने को कहा। सबके बैठने के बाद त्रिशा ने सबको खाना परोसा, आलू की सब्जी के साथ पूरियाँ और साथ में हलवा। त्रिशा ने पूरियाँ गोल होने की जगह अलग अलग नक्शों की जैसी बनी थी, पर किसी ने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि उसे खाना बनाना नहीं आता। पर फिर भी उसने दिल से ये सब बनाया था। उसकी बनाई पूरियाँ नक्शे के साथ साथ कहीं से जली तो कहीं से कच्ची पड़ी थी। फिर भी सबने चुपचाप उसका पहला निवाला खाया और उसे खाते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सबकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर त्रिशा ने धीरे से सबसे पूछा, त्रिशा क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? कबीर हंसते हुए, बाकी सब तो ठीक है, पर मैंने पहली बार नमक की जगह चीनी वाली आलू खाई है। कबीर की बात सुनकर त्रिशा
खुद सब थोड़ी सी सब्जी चख कर देखती है और उसका इतना बेकार स्वाद होने के कारण बुरा सा मुँह बनाकर लेती है और इसके लिए सबसे माफ़ी मांगकर सबको हलवा खाने के लिए कहती है। हलवा खाने के बाद भी सबकी ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो वो खुद ही थोड़ा सा हलवा चख कर देखती है, उसमें चीनी की जगह नमक पाकर बिल्कुल ही हताश हो जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है। तभी राखी जी उससे कहती है, राखी जी तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुमने तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता त्रिशा, पर मेरे कारण आप सबको ऐसे भूखे रहना पड़ा और अब जब मैंने खाना बनाया तो वो भी इतना बेकार कि कोई खा ही ना पाए। शैलेश जी कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, तुम आराम से बैठो, कांता खाना बना कर ले आएगी। त्रिशा उनकी बात सुनकर चुपचाप बैठ जाती है और राखी जी कांता को खाना बनाने के लिए कह देती है। कांता जल्दी से सबके लिए ब्रेड बटर और जूस बना देती है। नाश्ता करने के बाद राखी जी त्रिशा से कहती हैं, राखी जी त्रिशा सबसे पहले तो तुम बाजार जाकर अपने लिए अपनी पसंद के कपड़े खरीद लाओ ताकि तुम्हें साड़ी के झंझट में ना पड़ना पड़े। और हाँ, अब कबीर का कमरा तुम्हारा भी है तो तुम उसमें भी अपनी मर्जी से बदलाव ला सकती हो। राखी जी की बात सुनकर त्रिशा खुश हो जाती है और हाँ में सिर हिला देती। इसके बाद कबीर और शैलेश भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और त्रिशा भी कुछ देर बाद बाजार के लिए निकल जाती है। क्या त्रिशा अमित को सबक सिखा पाएगी या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।